हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैनोनिकल क्लासेस। और आज के इस लेक्चर के अंदर वी आर मूविंग टू अ न्यू चैप्टर दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, है ना, जो कि आपके प्लस टू का 5th चैप्टर है। और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम मेन टॉपिक आज कवर करेंगे। आपका मतलब बेसिक लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर ही है, तो बेसिक लेक्चर है। तो इसके अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, क्या होता है एड्सॉर्प्शन, हम किस चीज को एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस, मतलब किसी सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल की स्पीशीज इस तरह से प्रेजेंट हो जाती हैं या फिर सरफेस पर इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ उसके बल्क में जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ब्रेड, अगर हम मिल्क और ब्रेड का एग्जाम्पल लें, जैसे मिल्क के ऊपर की जो क्रीम रहती है, ठीक है, अगर उस मिल्क को आप पूरे मिल्क को ब्रेड के ऊपर डाल दोगे, जो मिल्क है वो उसके बल्क एरिया में चला जाएगा, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जो उसके ऊपर की क्रीम है वो एक लेयर बनकर, मतलब इस तरह से, जैसे सपोज ये ब्रेड है, इसके ऊपर इस तरह से लेयर बन के प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ये किसकी लेयर है, ये क्रीम की लेयर है, और ये नीचे क्या है, आपके पास ब्रेड है। तो इस तरह से जब कोई भी चीज सरफेस पे रहती है, रिटेन रहती है सरफेस पे, ठीक है, उसके बल्क में नहीं जाती, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, एड्सॉर्प्शन बोल देते हैं। मतलब क्रीम उस ब्रेड के ऊपर क्या हो गई है, एड्सॉर्ब हो गई। इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्पीशीज या फिर हम बोले सब्सटेंस जो कि कंसंट्रेटेड होता है या एक्यूमुलेट हो जाता है या एक तरीके से बोले कि एड्सॉर्ब हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एड्सॉर्बेट, ठीक है। मतलब जो क्रीम है वो यहाँ पर ब्रेड के ऊपर एड्सॉर्ब हुई है, तो उसको वो क्या है, एड्सॉर्बेट। लेकिन जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होता है, जैसे कि ब्रेड है, उसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन एक फिनोमिना है, दैट इज अ सरफेस फिनोमिना। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप कि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, जिसके लिए आपको एक एड्सॉर्बेट चाहिए और एक एड्सॉर्बेंट चाहिए। एड्सॉर्बेट जो सरफेस पर जाके एक्यूमुलेट होगा, और एड्सॉर्बेंट जो उसको सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्यूमुलेशन या फिर एड्सॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन, देखिए कैसे। अगर हम किसी गैस की बात करें, जैसे कि हमारे पास O2 है, H2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, Cl2 NH3 है, SO2, इसको किसी क्लोज वेसल में ले लिया और उसके अंदर चारकोल डाल दिया, तो हम क्या देखेंगे कि जो प्रेशर है गैस का, जो उस वेसल के अंदर पड़ी हुई है, वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है। गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं एट द सरफेस ऑफ चारकोल। क्यों कंसंट्रेट होने लग जाते हैं, क्योंकि जो गैसेस हैं वो एड्सॉर्ब हो जाती हैं किसकी सरफेस पे, चारकोल की सरफेस पे एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं। इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। सेकेंड केस ले लेते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनिक डाई जो होती है हम लोगों की, जैसे कि एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, जब व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड, द सॉल्यूशन इज वेल शेकन, इट इज ऑब्जर्व दैट द फिल्टर टर्न्स कलरलेस। जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डाई के, जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे चारकोल की सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो पीछे क्या रहेगी, सारे के सारे डाई के मॉलिक्यूल तो एड्सॉर्ब हो गए, तो सॉल्यूशन तो आपको अपने आप क्या दिखेगा, कलरलेस देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक्वस सॉल्यूशन होता है रॉ शुगर का, जब उसको पास किया जाता है एनिमल चारकोल से, मतलब रॉ शुगर जो है उसको एनिमल चारकोल में से पास करोगे तो वो भी कलरलेस हो जाती है। क्यों, क्योंकि एनिमल चारकोल जो है वो क्या कर लेता है, कलरिंग सब्सटेंस को एड्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, बिकम कलरलेस एज, क्यों, जो कलरिंग सब्सटेंस है वो एड्सॉर्ब हो जाता है किसके ऊपर, चारकोल के ऊपर। मतलब रॉ शुगर को आपने पास किया, ठीक है, एनिमल चारकोल से, तो एनिमल चारकोल ने जितना भी कलर था उसको एड्सॉर्ब कर लिया, बाकी बचे हुए क्रिस्टल से उनको निकाल दिया, ओके। उसी तरह से एयर बिकम ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। सिलिका जेल किस लिए यूज की जाती है, टू एब्सॉर्ब मॉइस्चर, टू एब्सॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने के लिए यूज की जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो एयर है वो ड्राई हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। वेरी इंपॉर्टेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं टू द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। द प्रोसेस है रिमूविंग का,
an adsorbed substance from a surface on which absorption is occur is known as desorption. मतलब जिस पे एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से अगर आपको सब्सटेंस को वापस निकालना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिसॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का उल्टा, मतलब एब्जॉर्प्शन में तो एक्यूमुलेशन हुई थी, डिसऑर्प्शन में उस एक्यूमुलेशन को उस पोजीशन से क्या करना है, आपको हटाना है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए. इन एड्सॉर्प्शन की बात करें तो सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, तो एटम्स जो है वो सारे के सारे कंसंट्रेटेड कहाँ हो जाते हैं, उसकी सरफेस पे हो जाते हैं, एंड डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ द एब्जॉर्प्शन. ठीक है, वो बल्क में नहीं जाएंगे. while in absorption the substance is uniformly distributed. absorption में पूरे मॉलिक्यूल के अंदर या पूरे सब्सटेंस के अंदर जो आपका जो एब्जॉर्बेट है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. जैसे कि मैंने मिल्क एंड ब्रेड का एग्जांपल लिया था कि जो मिल्क है वो थ्रू आउट द बल्क क्या हो गया, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट जो आपकी क्रीम थी वो सिर्फ कंसंट्रेट हो गई सरफेस पे. तो इसीलिए हम बोलते हैं मिल्क जो है वो एब्जॉर्ब हो गया एंड जो क्रीम थी वो एब्जॉर्ब हो गई. इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है. नेक्स्ट, अ डिस्टिंक्ट कैन बी मेड बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर से कर सकते हैं. कैसे करेंगे, देखिए. वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. मतलब जो CaCl2 है ये एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन सिलिका जेल जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको लैब्स के अंदर देखने को मिलेगा जो CaCl2 है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले लेता है, लेकिन जो सिलिका जेल है वो अपनी सरफेस पे कंसंट्रेट करता है सिर्फ. ठीक है, उसको अपने बल्क में नहीं लेगा. और दूसरी तरीके से अगर बोला जाए तो एब्जॉर्प्शन जो है, in absorption the concentration of adsorbate increases. एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट की बढ़ती है, कहाँ पे बढ़ेगी, एट द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट. वाइल एब्जॉर्प्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. एब्जॉर्बेट के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, ज्यादा एब्जॉर्बेट आएंगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन होती जाएगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम रहती है पूरे बल्क मटेरियल में, पूरे सॉलिड सरफेस में. ठीक है, जिसमें भी वो एब्जॉर्ब हुआ है उसमें सेम ही रहेगी, क्योंकि सेम तरीके से एब्जॉर्प्शन होती है. लेकिन एब्जॉर्प्शन एक आपका कलेक्शन वाला पॉइंट है, मतलब वहां पे कंसंट्रेट हो रही है चीजें, तो हो सकता है कि कम कंसंट्रेट हो और हो सकता है सेकंड टाइम में ज्यादा कंसंट्रेट हो जाए. ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट थिंग देखिए, तो बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही, ठीक है, टेक प्लेस होते हैं साइमल्टेनियसली, एक के बाद दूसरा हो जाता है. तो जो टर्म है यहाँ पर सॉर्प्शन की यूज की जाती है टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेस. दोनों प्रोसेस को साइमल्टेनियसली कहने के लिए हम क्या टर्म यूज कर लेते हैं, हम बोल देते हैं सॉर्प्शन. राइट. अब मैकेनिज्म देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कि मैकेनिज्म क्या है आपके एब्जॉर्प्शन का. तो फर्स्ट देखिए, inside the adsorbent all the forces acting upon the particles are mutually balanced out on the surface. Particle are not surrounded by atom or molecule of kind, hence they possess the unbalanced or residual attractive forces. Suppose आपके पास क्या है, ये एक कंटेनर है. ठीक है, इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इन पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो चारों तरफ से सेम फोर्सेस लग रही हैं. ठीक है, यहाँ पे सेम फोर्सेस लग रही हैं, तो ये जो फोर्सेस हैं इधर से भी लग रही है इधर से भी लग रही है, ये सारी बैलेंस हो जाती है और नेट फोर्स इस पे कितनी हो जाती है, 0. राइट. लेकिन जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर आधी फोर्सेस ही लगती है, ऊपर से ही फोर्सेस लग पा रही है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होती है इनकी कैंसिल ना होने की वजह से ये फोर्सेस क्या हो जाती है, आपकी अट्रैक्टिव हो जाती हैं. क्या हो जाती है, अट्रैक्टिव, जिसके लिए जो नेट रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0. फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 होती है. फोर्स क्या बन जाती है, आपकी अट्रैक्टिव फोर्स बन जाती है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स हैं आपके सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ ये वाला पॉइंट में. इनसाइड द एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट के अंदर फोर्स एक्ट करेंगे जो पार्टिकल्स पे वो म्यूचुअल बैलेंस हो जाती है.
ठीक है, अंदर यहाँ पे इस वाले पोर्शन में म्यूचुअल बैलेंस हो जाएगी, लेकिन सरफेस पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स, उसको हर तरीके से एटम्स नहीं मिलते, तो उसकी फोर्स बैलेंस नहीं होती। ठीक है, अगर उसकी फोर्स देखी जाए तो अनबैलेंस फोर्स रहती है, और या फिर हम बोले कि रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस रहती है। वहीं पे देखिए ये जो फोर्सेस है एड्सॉर्बेंट की आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एड्सॉर्बेड पार्टिकल ऑन द सरफेस, यही दूसरे पार्टिकल को एड्सॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन बढ़ जाती है विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी ऑन द सरफेस, जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अनदर फैक्टर जो फीचर कर रहा है आपके एड्सॉर्प्शन की, द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, जब एड्सॉर्प्शन होती है देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन, जब एड्सॉर्प्शन होगी तो देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स एट हीट, आपके सरफेस की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, जो कि किसकी तरह आपको देखने को मिलेगी, हीट की तरह देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, अगर जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, वो हीट की तरह देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो डेल्टा एच जो है एड्सॉर्प्शन का, वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि हीट जो है वो सिस्टम की निकल रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, व्हेन गैस इज एब्जॉर्ब, जब कोई भी गैस एब्जॉर्ब होती है तो जो फ्रीडम है मूवमेंट की ऑफ पार्टिकल्स बिकम रिस्ट्रिक्टेड, मतलब उनकी एंट्रोपी क्या रह जाती है, रुक जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, लिमिटेड हो जाती है। तो दिस अमाउंट टू डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, मतलब डेल्टा एस जो आपकी एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव, जबकि एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बट यहाँ पे एंट्रोपी नेगेटिव है, मतलब मॉलिक्यूल्स आपके ज्यादा घूम नहीं पा रहे हैं। ठीक है, रैंडमली घूम नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम वहीं पे बात करें, एड्सॉर्प्शन इज दस अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी, एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, एंथैल्पी डिक्रीज होगी एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें एंट्रोपी भी डिक्रीज करती है एज वेल एज एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है। ठीक है, फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस करने के लिए थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव देन इट इज स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अगर हमें रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो हमारे डेल्टा जी की वैल्यू शुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, अगर डेल्टा एच के पास हाई नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच तो क्या आ गया, डेल्टा एच तो आपकी नेगेटिव आ गई। अब देखिए आपके पास क्या है, हम यहाँ पे लिख के देखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, और ये जो डेल्टा एस था ये भी माइनस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी। अब यहाँ पर जो सारी चीज डिपेंड कर रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डेल्टा एच। अगर आपका डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, तभी डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, है ना, तभी डेल्टा जी विल बी, और तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी, मतलब एड्सॉर्प्शन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पर उसने वही बोला है कि दस इन एड्सॉर्प्शन process, adsorption process में which is spontaneous, a combination of these two factor make delta G negative, मतलब उसका कहने का मतलब है कि delta H has to be हाईली नेगेटिव वैल्यू एज डेल्टा टी इज पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, जो कि अभी हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा, तो इसीलिए उसने बोला है कि डेल्टा एस की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना लिया, है ना। यहाँ पे देखिए डेल्टा इस नेगेटिव नेगेटिव ने मिलके क्या बना लिया, पॉजिटिव, माइनस माइनस का साइन था पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे हमें डेल्टा जी तो नेगेटिव चाहिए, तो इसको नेगेटिव करने के लिए मुझे इसको नेगेटिव करना पड़ा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी टर्म का, अगर बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन होगा तभी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, एज एड्सॉर्प्शन प्रोसीड, जैसे एड्सॉर्प्शन आगे बढ़ेगा डेल्टा एच बिकम लेस नेगेटिव एंड अल्टीमेटली
इक्वल टू टी डेल्टा एस एंड डेल्टा जी बिकम 0। ठीक है, कम कम नेगेटिव होता जाएगा, पहले ज्यादा नेगेटिव रहेगा, फिर धीरे धीरे कम नेगेटिव होता जाएगा, और जैसे ही अल्टीमेटली वो क्या होगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें पता है इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे, ये कैसी स्टेट है आपकी, इक्विलिब्रियम की स्टेट है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। कितने टाइप की एड्सॉर्प्शन होती है? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टू टाइप की एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। तो अगर एक्यूमुलेशन होगा गैस का ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, तो वहां पर एक वीक वैंडरवॉल फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की एब्जॉर्प्शन को बोला जाता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजियोएब्जॉर्प्शन। लेकिन वहीं पे अगर गैस मॉलिक्यूल और एटम्स एक दूसरे के सरफेस पे केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। अगर वीक वैंडरवॉल फोर्सेस हैं तो दैट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अगर केमिकल बॉन्ड है तो इट इज अ केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड में भी, केमिकल बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा भी हो सकता है कोवलेंट हो, क्या पता आयनिक हो, किसी भी नेचर को हो सकते हैं। तो केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स अ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। केमिसॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन के लिए, एंड इज देयरफॉर ऑफर्ड एज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्या आते हैं, दीज टू प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली। ये जो दो प्रोसेसेस हैं साइमल्टेनियसली अकर होंगे, ये जो दो प्रोसेसेस हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू ascertain the type of adsorption. Type of adsorption होगा a physical adsorption at low temperature may pass into a chemical absorption as the temperature is increased. मतलब अगर टेम्परेचर कम है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन रहेगी, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल डाईहाइड्रोजन जो होता है निकल की सरफेस पे पहले वेंडरवॉल फोर्सेस से ही अटैच होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जब एल्कीन आके अटैक करती है तब जाके कोलिजन बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, तब एल्कीन के साथ और उसके साथ क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट करते हैं टू फॉर्म अ हाइड्रोजन एटम विच आर हेड ऑन द सरफेस बाय केमिसॉर्प्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से केमिसॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन जो है वो आपकी वर्क करती है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है, a given surface of an adsorbent does not show any preference for particular gas. Van der Waals forces are universal. मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं है, सबके लिए चलता है, सबके लिए पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकेंड है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट का नेचर कैसा है? देखिए, जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है सॉलिड से वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस। इन जनरल अगर हम बोले कि इजिली लिक्विफेबल गैस होगी विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर रेडली एब्सॉर्ब, उनकी एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगी क्योंकि उनकी जो वेंडरवॉल फोर्सेज है वो भी ज्यादा रहती हैं। ठीक है, नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो हमेशा याद रखना, जो लिक्विफाई जल्दी होती है गैसेस वो सरफेस पे आने की टेंडेंसी उनकी ज्यादा होती है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि उनकी वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होती है। नेक्स्ट, फिजिकल एब्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल नेचर। फिजिकल एब्सॉर्प्शन जो है गैस का, इस सॉलिड का, वो रिवर्सिबल होता है नेचर में। दस मोर ऑफ द गैस इज एब्सॉर्ब व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज। ठीक है, प्रेशर बढ़ा देते हैं तो अगर ये गैस है, इस पे सपोज करो ये गैस, ये कंटेनर है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर क्या किया, इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीजेस, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, उसके सरफेस पे एक जगह पे प्रेजेंट हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। तो वही उसने बोला है कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा लेकिन एड्सॉर्प्शन बढ़ जाती है। ठीक है, तो गैस कैन बी रिमूव बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर कम करोगे फिर से ये गैसेस घूमने लग जाएंगी। सिंस जो एड्सॉर्प्शन है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो फिर जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन अकर हो रहा है वो लो टेम्परेचर पे होगा, जिसकी वजह से
एंड डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड वो क्या करेगा, टेम्परेचर के साथ साथ वो डिक्रीज करेगा, जिसको बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, मतलब जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया भी देखिए, तो जो एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है, जितना ज्यादा सरफेस बढ़ाओगे उतने मॉलिक्यूल्स को और मिल जाएगा सरफेस उन कलेक्शन के लिए, वहां पे इकट्ठे होने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाती है। दस finely divided metals are more porous substance, have large surface area, are good adsorbent। ठीक है, जितने भी आपके फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर वो मेटल्स बड़े बड़े होंगे इसीलिए उनकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। हमें पता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज क्वाइट लो। इसकी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्वाइट लो होती है। कि क्यों लो होती है, मतलब एड्सॉर्ब करने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज 20 to 40 किलो जूल पर मोल। दिस इज बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड अ सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, और जो कि हमें पता है ये फोर्सेस क्या होती हैं, आपकी वीक फोर्सेस होती हैं। ये फोर्सेस कैसी होती हैं, आपकी बहुत ही ज्यादा वीक फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से इसकी जो एंथैल्पी होती है एड्सॉर्प्शन की, जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी वेरी वेरी लेस। ओके, नेक्स्ट इज केमिसॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हाईली स्पेसिफिक है, आपके फिजिसॉर्प्शन के केस में ये स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन केमिसॉर्प्शन के केस में इट इज हाईली स्पेसिफिक। तो केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक क्योंकि ये पर्टिकुलरली किसी भी हर किसी के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता। केमिकल बॉन्ड किसी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ होता है। ठीक है, उसका अपना मॉलिक्यूल होगा। ओके, तो केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट विल ओनली अकर इफ सब पॉसिबिलिटी होगी एड्सॉर्प्शन या फिर एड्सॉर्बेट या फिर एड्सॉर्बेंट में, राइट। नेक्स्ट, एक बार बॉन्ड बन जाएगा वो टूटता नहीं है ना, तो वो इरिवर्सिबल होगा नेचर में। अगर टूट भी जाएगा तो कुछ और बनेगा, पहले जैसा रिएक्टेंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, केमिसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो, बहुत स्लो होगा एट लो टेम्परेचर। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ हाई एनर्जी एक्टिवेशन। टेम्परेचर लो से ही स्टार्ट होगा और एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। मोस्ट केमिकल चेंजेस, मोस्ट लाइक बहुत सारे जो केमिकल चेंजेस हो गए एब्जॉर्प्शन में, वो इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे। हर एक डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने पे 10 डिग्री राइज कर जाते हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस एट लो टेम्परेचर मे चेंज, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है गैस की एट लो टेम्परेचर मे चेंज इनटू केमिसॉर्प्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वो चेंज हो सकते हैं, किसमें, केमिसॉर्प्शन के अंदर। ठीक है, तो यूजुअली हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन पे हाई प्रेशर को फेवर किया जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो कुछ और पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि सरफेस एरिया लाइक फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, सॉरी मेटल का साइज बढ़ेगा तो रिएक्शन ज्यादा कर पाएंगे, नहीं होगा तो रिएक्शन कम हो जाएगी। और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें तो एंथैल्पी जो है केमिसॉर्प्शन की वो हाई रहती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, 82 to 40 किलो जूल एज इट इन्वॉल्व द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस कर लेते हैं जरा केमिसॉर्प्शन में फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है, the force operating in this case are weak van der Waals forces, very important। कैसी forces हैं, weak van der Waals forces है, और यहाँ पर तो या तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा या आयनिक बॉन्ड बन जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन 20 से 40 किलो जूल है, और यहाँ पर क्या है 40 से 400 किलो जूल है, मतलब केमिसॉर्प्शन के अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, डिसऑर्प्शन हो सकती है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बाद में फ्री नहीं होगा। इसके लिए एक्टिवेटेड फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, हीट ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर। तो पहले तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगी, फर्स्ट तो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं होती सभी केसेस के लिए चलेगी, बट इट इज स्पेसिफिक फॉर कुछ ही केसेस के लिए होती है। इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब ये फिजियो एब्जॉर्प्शन जो है एक सरफेस फिनोमेना है,
सपोज जैसे ये है, एक बार सपोज करो ये मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गए सरफेस पे, तो इसके ऊपर और भी मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं एड्सॉर्ब होने सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो सरफेस फिनोमेना है, जितनी मर्जी लेयर्स बन सकती हैं। ये क्या हो गई आपकी मल्टी लेयर्स हो गई, है ना, मल्टी लेयर्स। लेकिन इसके केस में इट इज अ यूनिमोलिकुलर लेयर, यहाँ पर कोई भी मल्टी लेयर प्रेजेंट आपकी नहीं होती है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो दोबारा से देखिए, दोबारा से पॉइंट समझिए, जो भी डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे विद अनदर टॉपिक। Okay, bye bye, and thank you for listening.